Hello everyone, today we will be discussing the topic coronary angiography. Coronary angiography is one of the important topics for the BRT and the DRT exams and for the competitive exams of radiographer also. This year in the AIIMS CRE exam 2025 there were 2-3 questions from the coronary angiography. They asked about the puncture site for catheterization of the coronary angiography and 1-2 question also from the coronary angiography. So without wasting time, let's start about discussing in detail about the coronary angiography. First we will understand what is coronary angiography. What is the definition of coronary angiography? Coronary angiography होता क्या है? एंजियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द वेसल्स. एंजियो मीन्स वेसल्स एंड ग्राफी मीन्स स्टडी. सो द एंजियोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ वेसल्स. And coronary angiography, coronary vessels are there which supply coronary vessels which supply to the heart, blood supply to heart by the coronary vessels. Coronary angiography is a diagnostic imaging procedure used to visualize the coronary arteries. It involves injecting a contrast dye into the coronary arteries via a catheter followed by X-ray imaging to detect blockages, narrowing or other abnormalities in the blood vessels supplying the heart. कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या है? एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसीजर है जिसको परफॉर्म किया जाता है विजुअलाइज करने के लिए कोरोनरी आर्टरीज. कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती है जो कि ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को. हार्ट जो होता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, बट हार्ट इटसेल्फ ऑल्सो रिक्वायर्ड अ ब्लड सप्लाई टू फंक्शन. So the arteries which supply the blood to the heart are the coronary arteries. It involves injecting a contrast dye. इसके अंदर contrast dye को इंट्रोड्यूस किया जाता है कोरोनरी आर्टरीज में कैथेटर के थ्रू, और फिर उसके बाद एक्सरे इमेजिंग की जाती है कोई भी ब्लॉकेजेस को या फिर नैरोइंग को डिटेक्ट करने के लिए, और अदर एबनॉर्मेलिटीज़ को जो कि अदर एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स की हार्ट को जो सप्लाई करती है उसको. ये हो गया हमारी कोरोनरी एंजियोग्राफी की डेफिनेशन के बारे में. अब हम कोरोनरी एंजियोग्राफी को डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार जो हार्ट की जो वेसल्स होती है, कोरोनरी वेसल्स होती है, उसकी एनाटॉमी को एक बार हम डिटेल से पढ़ लेते हैं. मैं एक बार आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. ये क्या है? हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है. एक बार हार्ट के बेसिक के बारे में जान लेते हैं. हार्ट जो होता है इसकी 4 चैम्बर्स होते हैं. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके थ्रू निकलती है अयोटा, जो कि ये अयोटा है. यहाँ से निकलती है अयोटा जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है. जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड है पूरी बॉडी से सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना केवा ब्लड कलेक्ट करता है और राइट एट्रियम के अंदर इकट्ठा होता है. फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है. पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाता है. लंग्स के पास जाने के बाद वहाँ पे अल्वलाइज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. फिर जो पल्मोनरी वीन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम के पास, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस पूरी ब्लड सप्लाई के अंदर. ये हमारे हार्ट का और हार्ट की फंक्शनिंग होती है. ये पूरा प्रोसीजर है जिससे कि हार्ट हमें बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है. बट हार्ट खुद की जो उसकी मसल्स है उसको कैसे ब्लड सप्लाई होता है? वो होता है उसकी वेसल्स के थ्रू, कोरोनरी वेसल्स के थ्रू. जो हार्ट की वेसल्स है वो राइज होती है जो असेंडिंग अयोटा होती है उसकी तरह अयोटिक साइनस वाला जो पार्ट होता है वहाँ से अराइज होती है. वो डिवाइड करती है लेफ्ट राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर. फिर उनका फर्दर डिवीजन होता है मार्जिनल आर्टरी, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसका भी फर्दर डिवीजन होता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है इसको विडोमेकर आर्टरी भी बोलते हैं. एंड दे हैव द फर्दर डायगोनल ब्रांचेस. अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं एक बार ऊपर. एनाटॉमी ऑफ द कोरोनरी वेसल्स ऑफ द हार्ट.
कोरोनरी सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल मायोकार्डियम। हार्ट की जो मसल होती है उसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं। जो आर्टरीज होती है वो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है एंड ड्रेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कोरोनरी आर्टरी, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज की। कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम दी असेंडिंग अयोटा। जो असेंडिंग अयोटा होती है उससे कोरोनरी आर्टरीज जो हैं अराइज होती हैं जस्ट अबव द अयोटिक वॉल्व एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ब्लड टू दी हार्ट। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टू मेन कोरोनरी आर्टरीज आर, जो दो मेन कोरोनरी आर्टरीज हैं वो है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सबसे पहले हम देखते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। राइट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राइट अयोटिक साइनस, सप्लाइज द राइट एट्रियम। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो राइट अयोटिक साइनस से ओरिजिनेट होती है एंड सप्लाई करती है राइट एट्रियम को। दिस इज राइट एट्रियम, इसको सप्लाई करती है। राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है हार्ट के उसके पोस्टीरियर पार्ट को एंड द पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और कुछ पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करती है कौन, राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी की मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी है? मेजर ब्रांचेस ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरीज आर राइट मार्जिनल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जो राइट मार्जिनल आर्टरी है रन्स अलोंग दी राइट वेंट्रिकल। जो राइट मार्जिनल आर्टरी है वो मेनली राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है एंड दी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाइज पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वाला पार्ट जो होता है हार्ट को उसको सप्लाई करती है, इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। तो ये जो दो है मेन आर्टरीज हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की, दो मेन ब्रांचेज है राइट मार्जिनल आर्टरी एंड दी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब हम देखते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट अयोटिक साइनस से अराइज होती है। अयोटा का जो लेफ्ट अयोटिक साइनस होता है उससे अराइज होती है। ये भी बाइफर्केट करती है टू मेन ब्रांचेस के अंदर, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलएडी बोलते हैं एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहली लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी एंड दूसरी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के बारे में। रन्स अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, जो ये हार्ट है इसका जब हम बाहर से स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो दो वेंट्रिकल्स हैं इनके बीच में इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव प्रेजेंट होता है बाहर से, सप्लाइंग द एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो एंटीरियर वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आगे वाला हिस्सा होता है एंटीरियर वॉल होती है उसको सप्लाई करती है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको सप्लाई करती है इन पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये वाले रीजन से उनको लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करती है। जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द विडो मेकर। इसको हम क्या बोलते हैं? विडो मेकर आर्टरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी रैप्स अराउंड द लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी होती है वो रैप करती है अराउंड द लेफ्ट एट्रियम एंड सप्लाइज द लेटरल पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करती है एंड लेटरल एंड जो पोस्टीरियर पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल का उसको सप्लाई करती है। लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। समटाइम्स अ थर्ड ब्रांच द रैमस इंटरमीडियस arises between the left anterior descending artery and the left circumflex artery। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसकी मेनली दो ब्रांचेज है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। समटाइम्स थर्ड ब्रांच अराइज हो जाती है बिटवीन द एलएडी एंड द एलसीएक्स एंड दैट इज रैमस इंटरमीडियस। दिस इज द डायग्राम ऑफ द वेसल्स ऑफ द हार्ट। दिस इज सुपीरियर वेना केवा, दिस इज इंफीरियर वेना केवा, दिस इज अयोटा। अयोटिक साइनस से दो ब्रांचेस अराइज होती है और फिर उनसे फर्दर और ब्रांचेस अराइज होती है वेसल्स की, जो कि हार्ट की मसल जो होती है मेनली मायोकार्डियम उसको सप्लाई करती है। अब हम देखते हैं कोरोनरी वीन्स के बारे में, जो कि ब्लड को ड्रेन करने का काम करती है हार्ट की वेसल्स से। कोरोनरी वीन्स, द कोरोनरी वीन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। कोरोनरी वीन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट से उसको कलेक्ट करती है एंड ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम वाया द कोरोनरी साइनस।
और ड्रेन करती है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, कोरोनरी साइनस के थ्रू। मेजर वीन्स के अंदर कौन कौन सी वीन्स आती है हार्ट की, ग्रेट कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन एंड द एंटीरियर कार्डियक वेन। जो ग्रेट कार्डियक वेन है रन्स अलोंगसाइड द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है उसके अलोंग कौन ट्रेवल करती है, ग्रेट कार्डियक वेन ट्रेवल करती है। मिडल कार्डियक वेन रन्स विद द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो मिडल कार्डियक वेन है वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अलोंग रन करती है। स्मॉल कार्डियक वेन रन्स द राइट कोरोनरी आर्टरी, जो स्मॉल कार्डियक वेन है वो रन्स करती है अलोंग द राइट कोरोनरी आर्टरी। एंड एंटीरियर कार्डियक वेन ड्रेन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम, और जो एंटीरियर कार्डियक वेन है वो डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन करती है। तो जो मेन 4 वीन्स हैं हार्ट की जो कि ब्लड को ड्रेन करती है हार्ट से, वो कौन कौन सी है हमारी, पहली है ग्रेट कार्डियक वेन, दूसरी मिडल कार्डियक वेन, तीसरी स्मॉल कार्डियक वेन और चौथी एंटीरियर कार्डियक वेन। The dominance of the coronary circulation, right or left dominant, depends on which artery gives rise to the posterior descending artery. In about 70 to 85% of cases, the posterior descending artery originates from the right coronary artery, right dominant circulation, while 10 to 15% it arises from the left coronary, left circumflex artery, left dominant circulation. दिस पैराग्राफ इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी के इंडिकेशंस के बारे में कि किस किस कंडीशन में हम कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करते हैं, वो क्या होंगे हमारे इंडिकेशंस होंगे। सबसे पहले देखते हैं, पहला इंडिकेशन है सस्पेक्टेड और नॉन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के केस में हम कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करेंगे। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इंक्लूडिंग अनस्टेबल एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तीसरा है असेसमेंट बिफोर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग परफॉर्म करने से पहले कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म किया जाता है, और बिफोर दी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। इवैल्यूएशन ऑफ चेस्ट पेन अनरेस्पॉन्सिव टू मेडिकल थेरेपी, चेस्ट पेन को इवैल्यूएट करने के लिए। एबनॉर्मल स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स को देखने के लिए हम कोरोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट विद सस्पेक्टेड कार्डियक ओरिजिन, हार्ट फेलियर विद सस्पेक्टेड इस्चेमिक etiology. There are other indications also like atherosclerosis, arteriovenous malformation, arteriovenous fistula. These are the cases in which also we perform the coronary angiography. नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ कोरोनरी एंजियोग्राफी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होंगे, किस किस कंडीशन में हम कोरोनरी एंजियोग्राफी वी विल नॉट परफॉर्म कोरोनरी एंजियोग्राफी। जनरली जो कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है वो सेफ होती है, बट इन फ्यू केसेस वी हैव टू अवॉइड दी कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो जनरली सेफ कोरोनरी एंजियोग्राफी इज अवॉइडेड और परफॉर्म्ड विद कॉशन इन सीवियर कॉन्ट्रास्ट एलर्जी है, unless pre-treated or alternative contrast agents are available. Severe contrast allergy is a contraindication of coronary angiography. Uncontrolled infection or sepsis, severe renal impairment, risk of contrast induced nephropathy. Contrast induced nephropathy में क्या होता है, acute kidney इन्फेक्शन हो जाता है जिसके अंदर सीरम और क्रिएटिनिन लेवल का जो अमाउंट है वो फर्स्ट 24 to 48 आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, देन इट बिकम्स नॉर्मल इन 7 to 10 days. नेक्स्ट अनकंट्रोल कोआगुलोपैथी और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, अनस्टेबल हीमोडायनेमिक्स नॉट रिलेटेड टू कार्डियक कॉजेज एंड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर अनलेस बेनिफिट्स और आउटवे रिस्क. एंड देयर इज ऑल्सो अरिथमिया की केसेस. in the case of arrhythmia we also do not perform the coronary angiography. So this is till now we have studied the definition, coronary vessels anatomy, indications and contraindication. Move next. Now we will study about the equipments required for the coronary angiography. Coronary angiography required special equipment to visualize the coronary arteries and diagnose conditions like blockages or stenosis. The key equipment used includes, सबसे पहले
फ्लोरोस्कोपी सिस्टम हमें रिक्वायरमेंट, फ्लोरोस्कोपी मशीन हमारे पास रिक्वायर्ड होगी, सी आर्म और कैथ लैब मशीन, और डिजिटल एक्सरे सिस्टम विद फ्लोरोस्कोपी कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड रियल टाइम इमेजिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट डाई इन कोरोनरी आर्टरीज, ताकि हम फ्लोरोस्कोपी जो है वो रियल टाइम इमेजिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, और रियल टाइम इमेजिंग के लिए ड्यूरिंग द कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्शन हमें फ्लोरोस्कोपी की जो होगी रिक्वायरमेंट होगी फ्लोरोस्कोपी मशीन की। दिस इज द इमेज ऑफ द फ्लोरोस्कोपी मशीन। नेक्स्ट, कैथेटर्स एंड गाइड वायर्स। Catheters and guide wires. Catheter and guide wire. On catheter and guide wire, I have made a separate video. You can go and watch that video. कैथेटर एंड गाइड वायर हमें रिक्वायर्ड होंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ कैथेटर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि जर्किन्स, एम्प्लायर्स एंड गाइड वायर्स हेल्प टू नेविगेट द कोरोनरी आर्टरीज फॉर डाई इंजेक्शन। जो गाइड वायर होते हैं वो नेविगेट करने के लिए हेल्प करते हैं फॉर द डाई इंजेक्शन इन द कोरोनरी आर्टरीज। तीसरा होगा कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमें रिक्वायर्ड होगा। आयोडीनेटेड डाई, अ रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्टेड इनटू द कोरोनरी आर्टरीज टू एनहेंस द विजिबिलिटी अंडर एक्सरे। जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं और जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं दे इंक्रीज द एनहेंसमेंट विजिबिलिटी अंडर द एक्सरे। द आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऑफ हाई एटॉमिक नंबर, ड्यू टू देयर हाई एटॉमिक नंबर दे photoelectric effect occurs more in them, due to which the contrast increases and the contrast in the vessels appears very easily, due to this reason we use the contrast media. Then we required the injector system, manual or automatic, delivers the contrast medium into the coronary arteries at the control rate. जो इंजेक्टर सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है वो कोरोनरी आर्टरीज को कंट्रोल रेट पे इंजेक्ट करने का काम करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिक्वायर होगा टू मॉनिटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमें रिक्वायर होगा ताकि हम मॉनिटरिंग कर सके पेशेंट की। मॉनिटर्स द पेशेंट हार्ट रिदम ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू डिटेक्ट द अरिथमियाज एंड इस्चीमिया। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग सिस्टम हमें रिक्वायर्ड होगा जो कि मेज़र करता है ब्लड प्रेशर को, कार्डियक आउटपुट को, एंड एंश्योर्स द पेशेंट स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग सिस्टम। स्टेराइल ड्रैप्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें रिक्वायर होंगे, यूज्ड फॉर मेंटेनिंग अ स्टेराइल फील्ड एंड असिस्टिंग विद वैस्कुलर एक्सेस। जो स्टेराइल ड्रैप्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमें प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लैड एप्रॉन्स एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन gear protect the medical team from the radiation exposure during the prolonged fluoroscopic imaging। जो लैड अप्रोच और रेडिएशन प्रोटेक्शन गियर्स जो होते हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं ताकि जो मेडिकल टीम है जो उन प्रोसेस को परफॉर्म कर रही है तो वहाँ पे उनको अननेसेसरी रेडिएशन ना लगे। जो लेड अप्रोच होते हैं वो उनके अंदर लेड की लाइनिंग होती है, लेड के बने होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डिफिब्रिलेटर एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट। जो डिफिब्रिलेटर होता है ये जो डिफिब्रिलेशन होता है उसको मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। केप्ट ऑन स्टैंड बाय इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक अरिथमियाज और कार्डियक अरेस्ट। जो डिफिब्रिलेटर और इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं इन कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन अगर प्रोड्यूस हो जाए तो उस दौरान लाइक अरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट, तो हमें डिफिब्रिलेटर और इमरजेंसी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ऑटोमेटिक प्रेशर इंजेक्टर used in some setups for precise contrast delivery at high pressure. This is the image of automatic pressure injector। जो ऑटोमेटिक प्रेशर इंजेक्टर जो होता है कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए ये प्रिसाइज कॉन्ट्रास्ट डिलीवरी करता है, प्रिसाइज कॉन्ट्रास्ट डिलीवरी एट हाई प्रेशर। These are the equipments which are required during the coronary angiography procedure like fluoroscopy machine, emergency equipment, defibrillator, contrast media, scalps, and all these are the equipment required during the coronary angiography procedure. Next we will see the topic contrast media used in coronary angiography in detail। कौन सा contrast media हम यूज़ करते हैं, कितना अमाउंट में हमें contrast media रिक्वायर्ड होता है एंजियोग्राफी के लिए। टिपिकली जो है आयोडीनेटेड contrast media जो है यूज़ किया जाता है कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए।
एंड हमें ये ध्यान रखना होगा कि आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो यूज़ करेंगे जिसके अंदर सोडियम आयंस प्रेजेंट ना हो। सोडियम कैटायन वाला जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सोडियम आयंस वाला जो कॉन्ट्रास्ट आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है दैट क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ द एरिथमिया। So we have to avoid the use of these sodium cations in the contrast media. The amount of contrast media used in coronary angiography varies depending on, जो कितने अमाउंट का कॉन्ट्रास्ट हमें रिक्वायर्ड होगा ये वेरी करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसीजर पे, कि हम डायग्नोसिस के लिए प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं या फिर इंटरवेंशनल प्रोसीजर है, सिर्फ डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं, या फिर डायग्नोसिस के साथ हम उसके अंदर ट्रीटमेंट भी करेंगे, उसके लिए हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ वेसल्स को हम एग्जामिन कर रहे हैं, पेशेंट की बॉडी साइज और कार्डियक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड टाइप ऑफ द कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़, कौन से टाइप का हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं। टिपिकल कॉन्ट्रास्ट वॉल्यूम यूज़, टिपिकली हम कितना कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक कोरोनरी एंजियोग्राफी में जो टिपिकली कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ होता है वो होता है 30 to 100 ml ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, नॉर्मली 50 to 70 ml। नॉर्मली जो डायग्नोसिस के लिए हमें कोरोनरी एंजियोग्राफी में जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिक्वायर होता है वो होता है 30 से 100 ml। इफ़ मोर व्यूज और एडिशनल इमेजेस इज रिक्वायर्ड द अमाउंट में इंक्रीज। अगर हम परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशनल एंजियोग्राफी को परफॉर्म कर रहे हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, एंजियोग्राफी को परफॉर्म कर रहे हैं स्टेंटिंग के साथ। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि जो वेसल होती है अगर उसके अंदर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस है तो उस एथेरोस्क्लेरोसिस उस प्लेक को रिमूव करने के लिए हम कैथेटर के साथ एक बलून टिप कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर ये जो कैथेटर है इस कैथेटर को यहाँ पे प्लेस किया जाता है, इस बलून को फुलाया जाता है, और ये जो बलून जब हम फुलाते हैं तो फिर ये जो प्लेक है ये साइड में इस तरीके से जमा हो जाता है, और जो ऑक्लूटेड वेसल है, जो वेसल ब्लॉक हो रखी थी, उसका जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल हो जाता है। और अगर हमें रिक्वायर्ड होता है तो हम वहाँ पे स्टेंट को भी प्लेस करते हैं। स्टेंट क्या होता है, मेटल का मैश वायर होता है जो कि जो ऑक्लूटेड वेसल है उसको ओपन कर देता है फॉर द फ्लो ऑफ द ब्लड। तो परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशनल एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग में हमें जो नॉर्मल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो होगा 100 to 250 ml। हायर वॉल्यूम ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमेजिंग एंड मल्टीपल इंजेक्शंस। इसके अंदर हमें हायर वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है एंजियोप्लास्टी के लिए ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमेजिंग एंड मल्टीपल इंजेक्शंस। नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लेक्स केसेस है जैसे कि क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन हो रखा है, बाइफर्केशन लीजन्स प्रेजेंट है, मल्टी वेसल पीसीआई हम कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्रेटर देन 250 ml रिक्वायर्ड होगा। बट जो नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है डायग्नोसिस के लिए वो होता है 30 to 100 ml। नॉर्मली जो रिक्वायर्ड होगा डायग्नोसिस के लिए वो होगा 30 to 100 ml। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट वॉल्यूम। रीनल फंक्शन, लोअर वॉल्यूम्स यूज्ड इन पेशेंट विद किडनी डिजीज। जो किडनी डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम प्रिवेंट करते हैं, we use the lower volume of contrast to prevent the contrast induced nephropathy, like we will use less than 100 ml. Radial versus femoral approach. Radial axis may require slight more contrast due to smaller artery size and navigation difficulty. अगर हम रेडियल का यूज़ करें तो we may require more contrast media due to smaller artery size and navigation difficulty. Advanced use of advanced imaging. Additional contrast may be required for technique like IVUS, intravascular ultrasound, or OCT, optical coherence tomography. If we are performing the advanced imaging along with the coronary angiography like intravascular ultrasound or optical coherence tomography, then additional contrast may be required. Minimizing contrast dosage. How can we minimize the contrast dosage during the coronary angiography? Automated contrast injectors to control the volume precisely. Use of diluted contrast in high risk patient. We should use the diluted contrast for high risk patients. Biplane fluoroscopy to reduce repeated injections. Conclusion. For routine coronary angiography, 50 to 70 ml of contrast is typical, while interventional procedure 100 to 250 ml. In patient with kidney disease, effort are made to minimize contrast volume. Typically हमें
डायग्नोसिस के लिए 50 to 70 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करना है, एंड इंटरवेंशनल प्रोसीजर है तो 100 to 250 ml हम कॉन्ट्रास्ट लेंगे, मोटा मोटा ये, और आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का हम यूज़ करेंगे लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया. Now we will study, till now we have studied about the definition of angiography, anatomy of the vessels of coronary vessels, indication, contraindication and equipments required for the coronary angiography. Now we will go through the procedure of the coronary angiography, that how the coronary angiography procedure is performed. Coronary angiography procedure. प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन. प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले हमें क्या क्या प्री प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स होगी, वी विल गो थ्रू दिस प्री प्रोसीजर प्रिपरेशंस. पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू फास्ट एट लीस्ट 6 to 8 hours before the procedure. Ask the patient to not eat anything for 6 to 8 hours before the procedure. A detailed medical history is taken and necessary blood tests like kidney function test, clotting profile are done. Detailed medical, we have to take the detailed medical history of the patient, and we should see the blood test like kidney function test, clotting profile test should be done. The patient is asked to remove the jewelry and wear a hospital gown. IV line is inserted for administering fluid and medications. A mild sedative may be given to keep the patient relaxed, but general anesthesia is not required. We can give the mild sedative to the patient, but general anesthesia is not required. I have made a separate video on anesthesia and the different types of anesthesia. You can go and watch that video. General anesthesia means the whole body is unconscious, but in mild sedatives only the local region where we need the puncture for the catheterization, that region is only sedated. The area of catheter insertion, wrist or groin, is shaved and disinfected to prevent infection. Insertion of the catheter. These are the pre-procedures which we need to perform before the procedure. Now insertion of the catheter. To introduce the contrast into the coronary vessels, we need the catheterization. That means we need a system to take the contrast media up to the coronary vessels. Insertion of the catheter. What is catheter? Catheter is a tube-like structure which is usually made of the polyurethane or polyethylene. The cardiologist injects a local anesthetic at the puncture site, radial artery in the wrist or femoral artery in the groin. Cardiologist will inject a local anesthetic at the puncture site, and the usual puncture site is femoral artery. If in case we cannot puncture the femoral artery, then we will go with the radial artery. Otherwise, typically puncture site is femoral artery in the groin region. A small incision is made and a needle is inserted into the artery. Guide wire is passed through the needle into the artery. Then through the needle, guide wire is introduced into the artery. A small tube is placed over the guide wire to keep the artery open. And a sheath is a small tube which is placed over the guide wire to keep the artery open. A catheter, thin flexible tube. Catheter is a thin flexible tube is threaded through the sheath into the artery and advanced toward the heart under the fluoroscopic X-ray guidance. The phenomena through which we introduce the catheter is the technique is known as the Seldinger technique. And all this procedure performed is the procedure of the Seldinger technique. In Seldinger technique, the artery is punctured and the needle is introduced. Then the guide wire is through the needle guide wire is introduced into the vessel, and up to the coronary vessels the guide wire is taken, and through the guide wire the catheter is navigated through the guide wire up to the coronary vessels, and then the guide wire is removed when we place the catheter. Contrast injection and imaging. Once the catheter reaches the coronary arteries, contrast dye-iodinated contrast media is injected through the catheter. एक बार हमने कैथेटर को प्लेस कर दिया, उसके बाद उस कैथेटर के थ्रू हम जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे. देन
एज द डाई फ्लोज थ्रू द आर्टरीज, जैसे वो जो डाई है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, वो फ्लो करेगा आर्टरीज के थ्रू, तो रियल टाइम जो एक्सरे इमेजेस है वो ली जाएगी फ्लोरोस्कोपी के थ्रू। फ्लोरोस्कोप जो है वो 1896 में थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था। द इमेजेस हेल्प डिटेक्ट नैरोइंग, ब्लॉकेजेस और एबनॉर्मेलिटीज़ इन द कोरोनरी आर्टरी। और जो इमेजेस हम लेंगे फ्लोरोस्कोप से वो हमें हेल्प करेगी डिटेक्ट करने में नैरोइंग को, ब्लॉकेजेस को, एबनॉर्मेलिटीज़ को। अगर ये कोई वेसल है, अगर ये नैरो हो रखी है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ समथिंग और ड्यू टू अदर रीजन्स, थ्रोम्बस, एम्बुलस, ड्यू टू एनी रीजन, the contrast will flow only through these open regions, and by this we can detect that there is any blockage, or if there is a stricture in the vessel, like if the vessel is strictured, like this vessel is strictured, then the outlining of the contrast, with the outlining of the contrast we can determine that the vessel structure is not normal, it is normal like this, but it is strictured. So with the images we can determine the blockages, abnormalities, narrowing in the coronary arteries. Radiologists may take images from different angles to get a complete view of the arteries. पोस्ट इमेजिंग स्टेप्स क्या क्या होंगे? आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी इमेजेस द कैथेटर इज केयरफुली रिमूव्ड। वंस आवर प्रोसीजर इज completed, we have taken all the films, then we carefully remove the catheter. The incision site is compressed or sealed to stop bleeding, and pressure band or a closure device may be applied. If the femoral artery was used, the patient is advised to lie flat for a few hours to prevent bleeding. These are the post procedures which we need to follow after the procedure is completed. Then image acquisition. While taking the images for viewing the vessels, there are the few imagings which we need to study. Angiography 30 frames per second is performed in the following positions. For the right coronary artery, these are the views which we need to take. If we have done the radial puncture, अगर हमने रेडियल पंक्चर से परफॉर्म किया है कोरोनरी एंजियोग्राफी को, तो हम लेंगे 30 डिग्री राइट एंटीरियर ऑब्लिक व्यू, 45 डिग्री लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक व्यू, 45 डिग्री लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक व्यू एंड दी 20 डिग्री क्रेनियल व्यू रेडियल पंक्चर से. अगर हमने फिमोरल पंक्चर से परफॉर्म किया है, then also we will take the 30 degree right anterior oblique view, 45 degree left anterior oblique view, 45 degree left anterior oblique view और 20 degree cranial view. The right anterior oblique means the patient's right side anterior portion is touching the cassette, right anterior oblique, and the patient is oblique means 30 degree angle with the cassette. द अपोजिट साइड दैट इज़ द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड है पेशेंट का वो 30 डिग्री एंगल पे है, ऑब्लिक एंगल पे है कैसेट से, और जो राइट साइड है, राइट एंटीरियर साइड का जो राइट पोर्शन है वो कैसेट के टच में है, और जो लेफ्ट साइड है वो 30 डिग्री एंगल से आगे हो रखा है कैसेट के. लाइक दिस, इफ दिस इज द कैसेट and this is patient anterior side, this is anterior side and this is posterior side. This is the left side and this is the right side. Then the left side is making 30 degree angle and right side is touching the cassette. So this view is right anterior oblique view. The left anterior oblique means if this is the cassette, this is the left side and this is the right side. Left anterior oblique view, left anterior of 45 degree left anterior oblique means if this is the patient anterior side, this is posterior side, this is left side and this is right side. Then the left side of the patient is touching the cassette and anterior side is touching the cassette,
and from the right side it is making the 45 degree with the cassette. So this is the left anterior oblique view. If it is said that there is a right posterior oblique, 45 degree right posterior oblique. 45 degree right posterior oblique means if this is the image receptor and the patient is like this is the posterior side and this is the anterior side of the patient. This is the posterior, this is the anterior side, this is the left side and this is the right side. So right anterior oblique, this is the right side of the patient, posterior side is touching the image receptor and oblique in the oblique condition, and this is the 45 degree with the table. So this is the 45 degree right posterior oblique. So for with radial puncture 30 degree right anterior oblique, 45 degree left anterior oblique, 45 degree left anterior oblique and 20 degree cranial view are done. femoral puncture के साथ भी हम same views perform करेंगे. For the left coronary artery with radial puncture 30 degree right anterior oblique, 10 degree right anterior oblique and 60 degree left anterior oblique view is performed, and a hepatoclavicular view is performed. Hepatoclavicular view is 40 degree cranial and 40 degree left anterior oblique view is the hepatoclavicular view. If we have done the procedure with the femoral puncture, then the same views are performed. 30 degree right anterior oblique, 10 degree right anterior oblique, 60 degree left anterior oblique and the hepatoclavicular view. Hepatoclavicular view means 40 degree cranial and 40 degree left anterior oblique view. And along with these views we need to perform one lateral projection if the femoral puncture is performed. So these are the views we need to take. Next, post procedure care. पेशेंट इज मॉनिटर्ड फॉर वाइटल साइंस. पेशेंट के जो वाइटल साइंस है उनको मॉनिटर करेंगे, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल्स. पेशेंट इज ऑब्जर्व फॉर एनी ब्लीडिंग, स्वेलिंग, हीमेटोमा एट द इंसर्शन साइट. पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, स्वेलिंग तो नहीं हो रही या फिर हीमेटोमा तो नहीं है इंसर्शन साइट पे. पेशेंट इज यूजुअली डिस्चार्ज ऑन द सेम डे इफ नो कॉम्प्लिकेशन अकर्स. इंस्ट्रक्शन आर गिवन रिगार्डिंग हाइड्रेशन to help flush out the contrast dye and avoid strenuous activity for a few days. पेशेंट को बोलेंगे कि वेल हाइड्रेटेड रहे ताकि जो कॉन्ट्रास्ट है वो इजीली फ्लश आउट हो जाए बॉडी से, एंड अवॉइड स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ फॉर फ्यू डेज. ज़्यादा भारी भरकम काम पेशेंट ना करे कुछ दिनों तक. क्या क्या रिस्क होते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म करने के? एलर्जी रिएक्शन हो सकती है कॉन्ट्रास्ट डाई से, ब्लीडिंग और हीमेटोमा हो सकता है एट द पंक्चर साइट, इन्फेक्शन हो सकता है एट द इंजेक्शन साइट, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, एरिथमिया बीट्स, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को. बट दिस कंडीशन इज एक्सट्रीमली रेयर. हार्ट अटैक और स्ट्रोक इज एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन. These are the potential complications which can happen after the coronary angiography. Conclusion. Coronary angiography is safe and effective procedure for diagnosing coronary artery disease. It helps determine the need for further treatment like angioplasty, stenting or bypass surgery. Most patients recover quickly and can resume normal activities within 2 days, a day or two. This is all about the coronary angiography. In the next video we will perform the MCQs on coronary angiography. Thank you for watching. Like, share and subscribe for more videos. Happy Holi to all.